नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सनसनीखेज 2017 यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुन्नी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में प्रमुख एक्टर का अपहरण कर लिया गया और एक साजिश के तहत चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया। जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने ये कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। मामले में सुन्नी मुख्य आरोपी है, वहीं मलयालम अभिनेता दिलीप मामले में सह आरोपी है। माना जाता है कि साजिश के पीछे उनका दिमाग था। 2017 के मामले में 10 आरोपी है और पुलिस ने 7 को गिरफ्तार किया है। दिलीप को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जल्द ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेजॉन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अंतिम अग्रिम जमानत दी, जो कथित तौर पर वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवताओं का अपमान करने के खिलाफ लखनऊ में दर्ज एक प्राथमिकी का सामना कर रही है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने मामले की समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया और परिणाम स्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह से संबंधित राष्ट्रीय धरोहर की खस्ता हालत को लेकर दी जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब सकारात्मक रूप से दाखिल किया जाए। उसका प्रत्युत्तर यदि कोई हो, इसके बाद 1 सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। सिविल राइट्स लॉयर और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज ने हाल ही में एक वेबिनार में जेलों में प्रभावी कानूनी सहायता प्रणाली की कमी के बारे में बात की। उल्लेखनीय है कि सुश्री भारद्वाज को भीमा कोरेगांव मामले में 3 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रही थी। दिसंबर 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। वेबिनार में उन्होंने अंडर ट्रायल के रूप में बिताए अपने अनुभवों को सुनाया। उन्होंने बताया, कई कैदी, विशेष रूप से हाशिए के लोग, कानूनी उपायों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने ऐसे कैदियों को पेश आने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि अपनी हिरासत के दरमियान उन्होंने साथी कैदियों के लिए सैकड़ों जमानत याचिकाएं लिखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भरण पोषण और मुकदमेबाजी का खर्च की धारा 24 के तहत एक आवेदन की अनुमति दी जा चुकी हो और वैवाहिक विवाद में शामिल एक पक्ष को मुकदमेबाजी खर्च का निर्बाध भुगतान किया जा रहा हो, वो दूरी और वित्तीय बोझ के आधार पर स्थानांतरण आवेदन दायर नहीं कर सकता या सकती है। जस्टिस नीरज तिवारी की खंडपीठ ने अभिलाषा गुप्ता बनाम हरिमोहन गुप्ता 2021 9 SCC 730 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए उक्त टिप्पणी की। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये विचार था कि जब आवेदन को अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत की अनुमति दी जा चुकी है और विशेष वैवाहिक विवाद अंतिम निर्णय के कगार पर है, स्थानांतरण आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि हिंदी में दिए गए निर्णयों की संख्या का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। ये प्रतिक्रिया सांसदों केशरी देवी पटेल और कनकमल कटारा द्वारा अदालत में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और हिंदी में दिए गए निर्णयों की संख्या के साथ हिंदी में निर्णय लिखने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का विवरण मांगने पर आई। प्रश्न में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा गया। अपीलीय प्राधिकारी ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने तब न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें उसे 2 आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन रिश्वत के आरोप में 10 रुपए को सही ठहराया गया, इसलिए उसके दंड में हस्तक्षेप नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शिकायतकर्ता द्वारा उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसके अपराध को स्थापित करने के लिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि नियोक्ता द्वारा कोई जाल नहीं बिछाया जा सकता, क्योंकि ऐसी शक्ति विशेष रूप से लोकायुक्त के पास है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि अदालत ने उनके खिलाफ
3 आरोपों में से 2 को हटा दिया है, इसलिए उन पर लगाया गया जुर्माना कथित कदाचार के लिए अनुपातहीन है। मामले के तथ्य ये है कि याचिकाकर्ता जेएफएमसी जबलपुर की अदालत में क्रिमिनल रीडर के रूप में कार्यरत है। उसे कोर्ट के विजिलेंस अथॉरिटी ने शिकायतकर्ता से 10 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक जांच शुरू की गई। इसमें उनके खिलाफ 3 आरोप लगाए गए थे। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें तीनों आरोपों को दोषी ठहराया और दंड के रूप में पद से उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला बरकरार रखा। इस फैसले में कोर्ट रीडर द्वारा 10 रुपए की रिश्वत लेने के लिए सजा के रूप में उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया गया है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस MS भट्टी याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें अदालत को याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि के लिए सजा और बकाया राशि के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में अंसारी ने कहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव से कहा कि अगर सपा गठबंधन की सरकार बनती है तो अगले 6 महीने तक सरकारी अधिकारियों का तबादला न करे। चुनाव के बाद सबसे पहले उनका हिसाब किताब होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी SBSP समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले अब्बास अंसारी ने दावा किया कि राज्य में सरकार बनाने के बाद पहले 6 महीनों तक किसी भी सरकारी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास उनके साथ समझौता करने के लिए एक मार्ग है। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 IPC की धारा 171F और 506 के तहत FIR दर्ज की गई। न्यायमूर्ति बिवास पटनायक और न्यायमूर्ति जोमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सौदा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार को उन मामलों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिया है जहां अपीलकर्ता 14 साल से अधिक समय तक कैद में था, ताकि उन्हें एक बार में रिहा किया जा सके, बशर्ते कि वे बार बार अपराधी न हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार IT को उन अपीलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जहां अपीलकर्ता 14 साल या उससे अधिक समय से जेल में है और उन मामलों को 2 सप्ताह के भीतर जमानत पर विचार करने के लिए अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करे। ये निर्देश सजा को निलंबित करते हुए और 2 आरोपी व्यक्तियों को जमानत देते हुए दिया गया था, जिन्हें लगभग साल तक जेलों में रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच को आकस्मिक कैजुअली नहीं लिया जाना चाहिए और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल न्याय किया जाता है बल्कि स्पष्ट रूप से देखा जाता है। न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण लखनऊ के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 मृतक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पारित सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।